हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमंस। लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, कौन से ऐसे ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो आज हम उसी का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से होता है ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे अंगों का भी योगदान रहता है, जैसे कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रिब, डायफ्राम, वॉल्यूम ऑफ थोरेकिक कैविटी, एयर प्रेशर इन एल्वोलाई और एयर मूव्स इन आउट, यानी कि किस तरह से हवा फेफड़ों के अंदर आती है और फेफड़ों से बाहर जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे होता है। इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, यानी जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी सांस को अंदर लेने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और सांस को ही बाहर निकालना एक पैसिव प्रोसेस होता है, उसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस विच अकर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स। जो इंस्पिरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है और यह इंस्पायरेटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। वेयर एज नॉर्मल एक्सपायरेशन इज ए पैसिव फिनोमिना दैट अकर्स ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स। जो एक्सपायरेशन होता है, जो एयर हमने श्वसन के दौरान अंदर ली उस हवा को जैसे बाहर निकालते हैं, तो वो एक पैसिव प्रोसेस होता है। किसकी वजह से? लंग्स के इलास्टिक रिकॉइलिंग की वजह से। लंग्स को वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए हवा का वापस बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। Contraction of inspiratory muscles expand the thoracic cavity that leads to decrease the interpleural pressure। जब इंस्पिरेशन होता है एयर का लंग्स के अंदर एंट्री होती है, तब इंस्पायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से थोरेकिक कैविटी में एक्सपेंड होती है, यानी वो खुलती है और उसके कारण इंटरप्यूलर प्रेशर लंग्स में कम हो जाता है। ड्रॉप इन इंटरप्यूलर प्रेशर हेल्प्स द लंग्स टू एक्सपेंड। जैसे ही इंटरप्यूलर प्रेशर कम होता है उसकी वजह से लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स डिक्रीजेस इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू सब एटमोस्फेयर लेवल ड्यू टू विच एयर फ्रॉम एटमोस्फेयर इज शक्ट इन द लंग। जब लंग्स का एक्सपेंशन होता है, लंग्स का जो एक्सपेंशन होता है यानी वो फूलता है, तो वह इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को कम कर देता है। किसके अकॉर्डिंग? टू द सब एटमोस्फेरिक लेवल ड्यू टू विच एयर फ्रॉम द एटमोस्फेयर इज सक्ड इन द, जो एयर लंग्स में उसने सक की है यानी अंदर एंट्री करी है। रेस्पिरेटरी मसल्स में दो तरह की मसल्स काम आती है इंस्पिरेशन में। जैसे इंस्पिरेशन में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स स्पेशल आती है, और एक्सपायरेशन में इंटरनल कोस्टल, पेक्टोरल और एब्डोमिनल मसल्स का योगदान रहता है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या होगी? ये इंस्पिरेशन में हेल्प करेगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट ओब्लिकली बिटवीन द रिब्स इन फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो ये मसल्स होती है यह रिब्स के फॉरवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मौजूद होती है। देयर अटैचमेंट टू लोअर रिब्स इज मोर फॉरवर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। इनका जो अटैचमेंट होता है वह लोअर रिब्स के तरफ ज़्यादा फॉरवर्ड होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। Therefore, contraction of external intercostal muscles raises the lower rib adequately, जिसकी वजह से जो इंटरकोस्टल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से लोअर रिब्स रेज होती है यानी ऊपर उठती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैव टू इफेक्ट्स। इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से दो इफेक्ट्स होते हैं। पहला है बकेट हैंडल इफेक्ट। इसमें क्या होता है? इंक्रीज द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरेकिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है, और पंप हैंडल इफेक्ट की वजह से इंक्रीज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज। जो थोरेसिक केज का जो डायमीटर होता है वो वर्टिकल डायमीटर वो इंक्रीज होता है। किसके थ्रू द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑल्सो इंक्रीज टू सम एक्सटेंट। किसके द्वारा? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की वजह से इसका जो वर्टिकल डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है।
तो इस डायग्राम में अगर हम देखे जाए तो इंस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स हेल्प करती है? सब स्टेरेनोडेटोमास्टोइड, स्क्लेरेंस, पेक्टोरल माइनर्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम में इंस्पिरेशन में हेल्प करती है। और एक्सपायरेशन यानी हवा को बाहर निकालने में कौन कौन सी मसल्स काम करती है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स हवा को बाहर निकालने में हेल्प करती है। डायफ्राम होते हैं, डायफ्राम में क्या होता है? जब इंस्पिरेशन होता है, हवा का लंग्स के अंदर आगमन होता है तो लंग्स फूल जाते हैं और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। और एक्सपायरेशन में जो डायफ्राम है वो डोम शेप में हो जाता है और लंग्स सिकुड़ जाते हैं। इनहेलेशन ये वायु का अंदर आना। जैसे ही वायु नाक के द्वारा प्रवेश करती है तो लंग्स में एंटर करती है तो जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो जाते हैं और डायफ्राम थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। इनहेलेशन में जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो क्या क्या होता है? जैसे इनहेलेशन होता है, हवा का एंट्री होती है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ सीना आगे की तरफ मूव होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और एल्वेओलाई का प्रेशर कम हो जाता है। जैसे प्रेशर कम होगा तो एयर वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। असेसरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के लिए कुछ और सहायक मसल्स भी होते हैं, जैसे स्क्लेनेस, स्टेरिनो, क्लेडोमेस्टोइड और नेक और बैकबोन। अभी हमने इनहेलेशन पढ़ा था, अब है एक्सहेलेशन यानी वायु का बाहर निकालना। इसमें क्या होता है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स होने की वजह से रिब्स है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव होंगे। डाउनवर्ड मूव होने की वजह से डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और डायफ्राम डोम शेप में हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जो वो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने की वजह से एल्वेओलाई का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और मूव और जो एयर है वो लंग्स के थ्रू वापस बाहर निकल जाएगी। तो इसमें भी वही इंस्पिरेशन कि किस तरह से इंस्पिरेशन होता है। इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे कि एयर अंदर होती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और गैसों का एक्सचेंज होता है। एक्सपायरेशन में क्या कौन कौन सी मसल और ऐड होती है? जैसे कि एब्डोमिनल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, नेक और बैक मसल्स हेल्प करती है। दिस इज ऑल्सो एक्सपायरेशन प्रोसेस। तो आज के जो इस लेक्चर में हमने कि ये पढ़ा कि कैसे ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन में कौन सी मसल्स हेल्प करती है और एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स हेल्प करती है। इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होती है और एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करती है। दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। तो अब ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में कोई दूसरे टॉपिक के साथ देखेंगे या और पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कौन कौन सी डिजीज़ होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।